यहाँ से हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने बहुत अलग से नोट्स नहीं भेजे हैं क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और इसमें 2 से 3 क्वेश्चन है, कुछ थीम भी आपको देखने को मिलेगी, तो वो इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मेजर थीम्स ऑफ मिसेस डैलोवे एंड विद रेफरेंस टू वर्जीनिया वुल्फ नैरेटिव टेक्निक। तो आप कोई भी आंसर अगर आप लिखेंगे तो मिसेस डैलोवे पे आपको नैरेटिव टेक्निक के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे, ओके। तो ये एक मॉडर्निस्ट नॉवेल है, ये तो आपको पता ही है। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे वर्जीनिया वुल्फ के ऊपर और उनकी नॉवेल के ऊपर। तो वर्जीनिया वुल्फ की अगर हम बात करें, सो शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स, जो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के माध्यम से जो टाइम का लैप्स है या जो इनर साइकी उसे दिखाती हैं, एक्सटर्नल एक्शन पे वो फोकस नहीं करती हैं ज्यादा, ठीक है। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं वर्जीनिया वुल्फ से रिलेटेड और मिसेस डैलोवे के कॉन्टेक्स्ट में। मिसेस डैलोवे आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो पढ़ लीजिएगा आप लोग प्लीज। और अगर ईयर की बात करो, जब भी आप लोग राइटर के बारे में लिखते हैं या जब भी आप पब्लिकेशन ईयर लिखते हैं, आप में से कुछ लोगों ने मुझे आंसर भेजा जिसमें लिखा है कि दिस वर्क वाज पब्लिश्ड इन दिस ईयर। आप ऐसा ना लिखिए, ब्रैकेट में केवल लिखिए, ठीक है। सो दिस नॉवेल इज अ लैंडमार्क मॉडर्निस्ट नॉवेल जो कि ह्यूमन बींग्स की इनर लाइफ को एक्सप्लोर करता है, जिसमें मैंने आपको बताया मिसेस डैलोवे की इनर लाइफ को, सेप्टिमस स्मिथ की इनर लाइफ को यहाँ पे दिखाया गया है, बजाय कि उनकी एक्सटर्नल लाइफ पे या वर्ल्ड वॉर का लोगों पे क्या असर पड़ा है, एक एक्सटर्नल लाइफ नहीं दिखाई गई है, ठीक है। इसमें सिंगल डे की सेटिंग है जो आपने देखी, पोस्ट वर्ल्ड वॉर लंदन की सेटिंग है। और यहाँ पे टाइम का एक आपको एक फाइनल या टाइम, एक यही टाइम है ये नहीं दिखाया गया। मतलब अगर प्रेजेंट की स्टोरी है तो केवल प्रेजेंट ही नहीं, पास्ट की स्टोरी तो केवल पास्ट की नहीं, ऐसा नहीं दिखा है। आपको दोनों का फ्यूजन देखने को मिलता है। तो टाइम, मेमोरी, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, सोशल कन्वेंशन, ये सारी चीजें आपको दिखाई गई हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के थ्रू। तो आप यहाँ पे जब भी इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप थोड़ा सा शॉर्ट इन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस नॉवेल रिफ्लेक्ट्स वर्जीनिया वुल्फ मॉडर्निस्ट टेक्निक्स लाइक, या एज आप यूज कर सकते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके अलावा आप एक्सपेरिमेंटल लैंग्वेज, लैप्स ऑफ टाइम, इस सारे कीवर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थीम जो आपको देखने को मिली इसमें, नेचर ऑफ टाइम। इसमें टाइम हमेशा क्लॉक टाइम और साइकोलॉजिकल टाइम दोनों दिखाया गया। तो कई बार जब आप नॉवेल पढ़ेंगे तो कई बार यहाँ पे क्लॉक टाइम जो है वो दिखाया जाता है, ठीक है। और जब क्लॉक टाइम है तो वो कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, शिफ्ट ऑफ मेमोरी, शिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव। जब भी क्लॉक टाइम का आपको एक सीन दिखाया जाएगा, जब आप नॉवेल डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब जब क्लॉक बेल बजती है तो यहाँ पे तुरंत एक नरेशन का हम लैब्स देखते हैं, नरेशन का एक हम शिफ्ट देखते हैं, चाहे हम सेप्टिमस स्मिथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे हम क्लैरिसा के पॉइंट ऑफ मिसेस डैलोवे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है। तो दोनों आपको समझना है। और एक्सटर्नल टाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कैरेक्टर्स की मेमोरीज फ्लीट करती हैं, फ्रीली फ्लीट करती हैं फ्रॉम बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। तो अभी आपने इम्प्रेशनिज्म पढ़ा है, तो इम्प्रेशनिज्म को पूरा अप्लाई कीजिए इस क्वेश्चन में, ये जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्लैरिसा डेलोवे who was preparing for her evening party, she revisits her youth at Barton, revisits her youth at Barton, मतलब through थ्रू टाइम, या हम कह सकते हैं थ्रू हर मेमोरी, वो अपने यूथ को याद करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक एक्सपेरिमेंटल चीज देखने को मिलेगी जो कि पहले के नॉवेल्स में नहीं थी, ट्रेडिशनल प्लॉट्स में ये चीज नहीं थी। तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि पास्ट एक्सपीरियंस प्रेजेंट आइडेंटिटी को कैसे शेप करते हैं, ठीक है। ये भी आपको ये थीम देखने को मिलेगी। और वर्जीनिया वुल्फ ने यहाँ पे ये दिखाया है कि जो रियल लाइफ है ये इवेंट्स पे नहीं बल्कि मोमेंट्री एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है।
तो यहाँ पे अपने इम्प्रेशनिज्म में मोमेंट्री एक्सपीरियंस की भी बात देखी है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेमोरी एंड इनर सेल्फ। तो इम्प्रेशनिज्म में आपने मेमोरी एंड इनर सेल्फ की बात देखी थी। तो थ्रू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस Woolf penetrates the mind of characters like Clarissa, Peter Wells and Septimus Warren Smith। तो पीटर भी अपने पास्ट को बहुत ज्यादा प्रेजेंट में याद करते हैं, वो उस मोमेंट को याद करते हैं व्हेन ही वाज इन हिज यूथ, एंड कहीं ना कहीं वो उस टाइम को भी याद करते हैं व्हेन क्लैरिसा रिजेक्टेड हिज प्रपोजल। ओके, तो यहाँ पे हमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक देखने को मिलेगी और जिसके थ्रू कैरेक्टर्स अपने पास्ट में डेल्व करेंगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को याद करेंगे। अब हम क्लैरिसा की अगर बात करें तो अपीयर आउटवर्डली एज अ परफेक्ट सोसाइटी होस्टेस, लेकिन इनवर्ड अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा लोनली फील करती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो इस पार्टी का हिस्सा ही नहीं है, राइट। आपने देखा होगा जब इनके हस्बैंड को एक लंच में इनवाइट किया जाता है, क्लैरिसा काफी खुश हो जाती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें भी इनवाइट किया गया है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि शी इज नॉट इनवाइटेड। तो इन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उन्हें ये एहसास होता है कि वो शायद किसी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, पार्टी में भी इनको ऐसा महसूस होता है दैट शी हैज द ऑडेस्ट वन इन द पार्टी। इनविजिबल होने का एहसास होता है। इनविजिबल मतलब कि वो किसी के द्वारा नोटिस नहीं की जा रही हैं। तो एक सोशल अपीयरेंस में तो एक परफेक्ट वो पर्सन है, परफेक्ट वाइफ है, परफेक्ट मदर है, परफेक्ट होस्ट है, बट इनर रियलिटी की बात करें तो वो अपने आप को कहीं से भी कंप्लीट महसूस नहीं करती हैं। नेक्स्ट आपको इस वर्क में मेंटल इलनेस और ट्रॉमा की थीम देखने को मिलेगी जो कि सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ के थ्रू दिखाई गई है। ही इज अ वॉर वेटरन हु इज कंटिन्यूअसली सफरिंग फ्रॉम शेल शॉक। शेल शॉक पीटीएसडी हम कह सकते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। और ये कंटिन्यूअसली इससे सफर कर रहे हैं और अपने इमोशन को ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे आप एक्सप्रेशनिज्म और इम्प्रेशनिज्म के बीच फर्क समझ सकते हैं। सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ बार बार उस हॉरर को महसूस कर रहे हैं, उनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है, उन्हें हेलुसिनेशन हो रहे हैं, पोस्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट लोगों पे दिख रहा है या वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट आपको दिख रहा है। ये इनकी सब्जेक्टिव रियलिटी है। जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया या डॉक्टर्स इवन जो लंदन का हिस्सा थे उन्हें इस रियलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इवन हम यहाँ पे देखते हैं कि सेप्टिमस स्मिथ ने अपनी बातों को एक्सप्रेस भी नहीं किया है। अगर वो कुछ ऐसा काम करते जिसके थ्रू उनका जो शौक है या जो उनका ट्रॉमा है वो एक्सप्रेस होता, तब हम यहाँ पे एक्सप्रेशनिज्म अप्लाई कर देते। बट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है ये दिखाया गया है, बहुत सारे हेलुसिनेशन के ऐसे सीन्स आते हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन ये करते हैं, लास्ट में वो अपनी फीलिंग्स के साथ हम कह सकते हैं फीलिंग के साथ मैनेज नहीं कर पाते हैं और वो उनकी डेथ हो जाती है। उन्हें ऐसा डर लगता है कि उनकी लाइफ को खतरा है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर क्या सब्जेक्टिव रियलिटी है ये दिखाया गया है। तो इमोशनल ब्रेकडाउन, हेलुसिनेशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि वॉर का साइकोलॉजिकल डैमेज क्या रहा लोगों के ऊपर, उसने कैसे लोगों की लाइफ को डिस्टर्ब किया ये दिखाया गया है। और यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ इनसेंसिटिव मेडिकल सिस्टम को भी क्रिटिसाइज करती हैं क्योंकि जो भी ऑफिसर्स हैं वो कंटिन्यूअसली बोलते हैं कि इनकी नर्व्स में प्रॉब्लम है। विलियम ब्रैडशॉ जैसे कुछ कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जो कि कंटिन्यूअसली बोलते हैं कि इन्हें मेंटल असाइलम में ले जाने की जरूरत है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द नर्व्स। वो कभी भी इसकी बात नहीं करते कि वो किस स्थिति से गुजर के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विलियम ब्रैडशॉ ये जो है ऑपरेसिव अथॉरिटी को, ऑपरेसिव मेडिकल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि इनसेंसिटिव है। और जब सेप्टिमस लास्ट में सुसाइड करते हैं तो ये एक प्रोटेस्ट बन जाता है उस सोसाइटी के अगेंस्ट जो कि ह्यूमन सफरिंग को समझ नहीं पा रही है, ठीक है। इस नॉवेल में आपको सोशल क्लास और जेंडर रोल भी देखने को मिलता है। तो क्लैरिसा की पूरी लाइफ इसी पे डिपेंड है, यही उनका रोल है कि वो एक पॉलिटिशियन की वाइफ है, लेकिन उनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं है। वो पॉलिटिशियन की वाइफ है तो लोग उन्हीं से वैसे ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, एक पार्टी ही उनकी एक
डिफेंस मैकेनिज्म हम कह सकते हैं, जिसमें वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करती हैं और खुद को ये महसूस करती हैं कि वो अब अकेली नहीं है, बट इस भीड़ में होके भी वो अकेली ही रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पैट्रियार्की और क्लास स्ट्रक्चर को भी देखते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो आपने देखी ही, बहुत सारे आपको लैप्स ऑफ टाइम देखने को मिलेगा, प्रॉपर आपको पर्सपेक्टिव नहीं देखने को मिलेगा, शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा, कभी सेप्टिमस स्मिथ के थ्रू, कभी पीटर वेल्स के थ्रू, कभी आपको क्लैरिसा के थ्रू आपको नैरेटिव देखने को मिलेगा। कन्वेंशनल प्लॉट नहीं है, शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव है, फ्लूइड ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा। फ्लूइड ट्रांजिशन मतलब टाइम, टाइम कभी पास्ट है कभी प्रेजेंट है। तो ये ह्यूमन एक्सपीरियंस की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखा रहा है, ह्यूमन माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखा रहा है। यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ इज नॉट अ सीरीज ऑफ गिग लैम्प्स सिमेट्रिकली अरेंज्ड, लाइफ इज अ ल्यूमिनस हैलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट मिसेस डैलोवे इज अ प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो कि इनर एक्सपीरियंस की रिचनेस को एम्फसाइज करता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात नहीं की गई है, ओके, ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात यहाँ पे नहीं की जाती है, सब्जेक्टिव रियलिटी पे पूरी तरीके से फोकस किया जा रहा है। सब्जेक्टिव रियलिटी, इनर एक्सपीरियंस, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इम्प्रेशनिस्ट वर्क में। आउटर एक्सपीरियंस की या आउटवर्ड रियलिटी की जब बात होगी तो वो रियलिस्टिक वर्क में होगी। ओके, इनोवेटिव नैरेटिव स्टाइल आपको देखने को मिलती है, शिफ्ट इन टाइम, शिफ्ट इन मल्टीपल नरेशंस आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई। आंसर लेंदी था क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं, आपको जो लिखना है शॉर्ट एंड करके लिखना है। तो क्या आपको समझ में आया कि आपको क्या क्या लिखना है यहाँ पे? और आप कई सारे जो इंसिडेंट्स है उसे एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो थीम में देखिए बहुत सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, तो 3 से 4 थीम, 3 ही आप थीम लिख दीजिए, वो भी बहुत है। ठीक है, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ द डबल और पैरेलल फाइट टू क्लैरिसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग खुद से पढ़ेंगे एक बार। समझ नहीं आएगा तो आप बताएंगे, क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस तो यहाँ नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि सेप्टिमस स्मिथ की लाइफ में जो हो रहा है, कहीं ना कहीं क्लैरिसा की लाइफ में भी वो चीजें हैं, बट दोनों के परसेप्शन कहीं ना कहीं आप देखें तो अलग है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा खुद से पढ़ेंगे। और क्लैरिसा जो है वो जो अपनी लाइफ में महसूस कर रही है उसे वो एक्सप्रेस नहीं करती है, या हम कह सकते हैं उसे वो कंटिन्यूअसली डॉज करने की कोशिश करती है, और इसी की वजह से वो बहुत सारी पार्टीज अरेंज करती ताकि वो अपने आप को एक ये फीलिंग दिला सके कि वो भी सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जबकि सेप्टिमस स्मिथ के ऊपर उसका पूरा तरह से असर हो चुका है। ठीक है, तो ये दोनों आप पॉइंट देखेंगे, उनके बीच क्या सिमिलैरिटी है क्या डिफरेंस है, ये आपको पॉइंट यहाँ पे देखना होगा। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, क्या आपको समझ में आया? यूज ऑफ सिंबलिज्म में देखिए यहाँ पे बिग बेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिग बेन की मैं बार बार बात कर रही थी आपसे। टाइम एंड अथॉरिटी की पार्टी इंपॉर्टेंट है। फ्लावर्स, ओपन विंडोज, ओपन विंडोज जिसमें सेप्टिमस स्मिथ जिससे कूद जाते हैं, तो ये इंप्रेशनिस्ट वर्क में आपको डिफरेंट सिंबल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे एंडिंग की बात करें तो एंडिंग यहाँ पे कुछ प्रॉपर क्लियर नहीं है, ये दिखाया जाता है कि वो पार्ट जब सेप्टिमस की वो डेथ को सुनती है वो थोड़ी देर बैठती है, फिर उसके बाद फिर वापस चली जाती है। तो ये हमें समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली में क्या हुआ, या इसके आगे कुछ और भी हो सकता है क्या, इनकम्प्लीट सा लगता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट एक और वर्क डिस्कस करते हैं, हालांकि मैंने 3 वर्क्स बोले थे बट टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक वर्क हम और डिस्कस करते हैं। तो आप बताइए कौन सा आप वर्क नेक्स्ट समझना चाहते हैं या क्वेश्चन देखना चाहते हैं, आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिए। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज आई थिंक हम कर सकते हैं। ओके, ओके, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज हम डिस्कस करते हैं।
नोट्स मैंने ऑलरेडी आप लोग को भेज दिए हैं, कुछ लोगों ने मुझे अलग से मैसेज किया था आज नोट्स भेजने के लिए, तो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। अब आपके पास बहुत सारा बर्डन होता जा रहा है पढ़ने के लिए, तो प्लीज आप लोग समय निकाल के पढ़िए, क्योंकि अब इसके बाद लास्ट यूनिट हमारे पास पोएट्री ही बचेगी और उसके अलावा अब कुछ बचेगा नहीं। और अभी ग्रामर हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो ग्रामर का मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स भेजा है, तो उसको आप पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि यदि हम ग्रामर करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लिटरेचर के लिए बचता नहीं है, और लिटरेचर कवर करना है। ग्रामर आपको ऑलमोस्ट सभी को आती है, बट हमें अगर टाइम मिलेगा तो हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों ने मुझे पहले भी बोला था लेटर राइटिंग के लिए, तो लेटर राइटिंग भी हम नहीं कर पा रहे, तो नेक्स्ट वीक हम लेटर राइटिंग करेंगे, और उसके अलावा डायलॉग राइटिंग का एक बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने लेट पे ज्वाइन किया था, तो डायलॉग राइटिंग आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी। तो बताइए, स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? ओके, यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो टाइटल के ऊपर, एक थीम के ऊपर, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे टाइटल के लिए अगर हम बात करें तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये बिल्जेबब को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बिल्जेबब मतलब कि इविलनेस, ठीक है, इविलनेस, ये हम कह सकते हैं सैवेजरी। तो यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि ये जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज या जो इविल, जो कि सभी बच्चे सोच रहे थे कि कोई इविल है यहाँ पे, कोई ऐसा मतलब कोई स्पिरिट है या कोई ऐसा है जो हम सबको हानि पहुंचा सकता है या हमें हार्म पहुंचा सकता है। तो जब साइमन इस लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को, ये जो पिग का हेड है जिसे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बोला गया था, जब उसे देखता है तो उसे ऐसा हेलुसिनेशन सा फील होता है, जैसे कि वो हेड ऐसा उसे कह रहा है कि जो ये इविल है ये तुम्हारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। हेड कहता है आई एम पार्ट ऑफ यू, और इसी वजह से तुम लोग मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। तो इविल का जो ओरिजिन है वो कहीं बाहर से नहीं बल्कि उन सभी के अंदर ही है। तो एक क्वेश्चन थीम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, एक एलेगरी वाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि सिविलाइजेशन और सेवेजरी को एलेगरी फॉर्म में दिखाया गया है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एज एन एलेगरी। तो आपको 3 क्वेश्चन पढ़ने होंगे, एक थीम वाइज, एक लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एज एन एलेगरी, और एक है टाइटल वाइज। तो ठीक है, हम यहाँ से एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चंस को आप खुद पढ़ेंगे, कवर करेंगे, जहां समझ नहीं आएगा तो आप हमें बताएंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज अ डीपली सिंबॉलिक नॉवेल, और इसका जो टाइटल है, इट होल्ड्स अ थीमेटिक एंड मॉरल सिग्निफिकेंस, प्रोफाउंड थीमेटिक एंड मॉरल सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलती है इस वर्क में, राइट। इस नॉवेल में जो फ्रेज है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, वो ट्रांसलेशन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन अभी मैंने आपको बताया बिल्जेबब का। बिल्जेबब आपने पढ़ा है मिल्टन के वर्क में, बिल्जेबब सैटर्न का राइट हैंड था, वो भी एक डेविल ही था, और जो कि इस नॉवेल की मेजर थीम को, इविल और मॉरल करप्शन को दिखा रहा है। इन दिस नैरेटिव द टाइटल रेफर्स डायरेक्टली टू द सीवियर्ड पिग्स हेड, जो कि एक स्टिक पे माउंट किया गया है। किसने माउंट किया था इसे, किसने लगाया था? जैक ने। जब जैक ने हंटिंग की थी तो उसे भी डर लगता था कि यहाँ पे कोई इविल है जो कि उनको खतरा पहुंचा सकता है, तो उसने एज एन ऑफरिंग एक स्टिक पे पिग के हेड को लगा दिया था, ताकि बीस्ट कोई उसे नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। एंड इट द हेड ऑफ द पिग वॉज सराउंडेड बाई फ्लाइज, ठीक है। सपोज दैट ये हेड है और इसके चारों तरफ फ्लाइज थी, ठीक है। ये क्या सिंबलाइज कर रही थी, ये दिखा रहा था एक सिंबल आपको देखने को मिला, डिके, सेवेजरी और ट्रायम्फ ऑफ ब्रूट इंस्टिंक्ट्स, कि कहीं ना कहीं अगर इविल होती है तो इविल कितनी जल्दी फैलती है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। और आपने इवन जैक, जो कि हंटर ग्रुप का एक लीडर था, या हंटर ग्रुप के जितने भी लोग थे, उनकी भी ब्रूटैलिटी को आपने देखा, स्पेशली तब जब पिगी को किल कर दिया जाता है पत्थर मार के।
ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रोटेस्क ही नहीं है। ग्रोटेस्क मतलब थोड़ा सा डरावना, जिसको देख के आपको ऑकवर्ड सी फीलिंग आए, केवल ऐसा ही नहीं है, फियरफुल ही नहीं है ये ऑब्जेक्ट, बल्कि ये एम्बॉडीमेंट ऑफ इविल है, जो कि इस पूरे आइलैंड को डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि अगर आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है तो आप किस हद तक इविलनेस की किस हद तक जा सकते हैं, यहाँ पे ये भी दिखाया गया है। फुली सिंबॉलिक मीनिंग इस टाइटल का तब रिवील होता है, इट इज रिवील्ड देन व्हेन साइमन हैज अ हेलुसिनेटरी एनकाउंटर विद द पिग्स हेड। जो मैंने अभी आपको बताया, जब वो चला जाता है, भटक जाता है रास्ता, और जब अचानक से वो देखता है पिग का हेड, तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। He feels as if the Lord of the Flies speaks to him and exposes the central truth of the novel. और वो क्या बोलता है कि तुम लोग ये सोच रहे हो कि बीस्ट कुछ ऐसा है, यू कुड हंट एंड किल, आई एम पार्ट ऑफ यू, आई एम द रीजन वाई इट इज नो गो। इनका कहना है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बीस्ट कुछ ऐसा है जिसे तुम लोग हंट कर सकते हो, जिसे तुम लोग किल कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो तुम्हारा ही हिस्सा हूं, और इसलिए तुम लोग मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। So through this encounter, Golding clarifies that beast is not external force, बल्कि ये एक innate evil है जो कि हर human being के अंदर present है। ओके, एंड यहाँ पे हमें ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ का रिजेक्शन भी देखने को मिलता है। क्या ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ? ऐसा माना जाता है कि जो इंसान है वो अच्छा होता है, स्पेशली रूसो जैसे थिंकर्स ऐसा मानते हैं दैट अ ह्यूमन बीइंग इज नेचुरली गुड, बट यहाँ पे गोल्डिंग इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं और उनका कहना है अ ह्यूमन इज और नेचुरली ईविल। और यहाँ पे आप फ्राइड की भी अगर आप थियरी को देखें, फ्राइड में ईद, ईगो, सुपर ईगो आपने देखा होगा जब साइको एनालिटिकल थियरी देखते हैं, तो जो ईड है वो हमारी एक प्रिमिटिव फोर्स को दिखाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, वर्क प्लेस पे बहुत बार ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि आपको कोई कुछ गलत बोल दे या आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट ना दे, तो आपका क्या मन होता है? आपका मन प्रॉपर बिहेव करने को नहीं होता है, या आप भी शायद उसी तरह से बिहेव करना चाहते जैसे सामने वाला व्यक्ति करता है, या आपकी जो हेड अथॉरिटी होती है, कभी आपके साथ उन्होंने अच्छे से बिहेव नहीं किया तो आपको भी ऐसा मन होता है कि आप उन्हें जवाब दें। घर पे भी कई बार ऐसा आप लोग के साथ होता होगा, पर आप नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बॉन्डेज हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है जो आपको ऐसा करने से रोकती है। बट अगर मान ले कि आपके ऊपर वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप कैसे बिहेव करेंगे? ये आपका, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बहुत एक बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो तो फिर आप ब्रूटैलिटी की किस हद तक जा सकते हैं। तो ये एक आप लोगों को समझनी है ये चीजें जो कि इस नॉवेल में दिखाई गई है। दिस टाइटल ऑल्सो रीइंफोर्सेस द नॉवेल्स एलेगोरिकल नेचर। एलेगोरिकल नेचर यहाँ पे क्या है? तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज यहाँ पे सिंबलाइज करता है डार्क इंपल्सेस को। डार्क इंपल्सेस जैसे फियर, वायलेंस एंड लस्ट फॉर पावर। सभी बच्चों के अंदर डर है। वायलेंस आपको देखने को मिलेगा जैक के थ्रू ही आपको देखने को मिलेगा लस्ट फॉर पावर। तो पावर की अगर लस्ट हो तो इंसान किस हद तक ब्रूटल हो सकता है, ये दिखाया गया आपको इस नॉवेल में। और ये भी बताया गया है कि जब सिविलाइजेशन की जो भी रिस्ट्रेंट्स है या जो लिमिटेशन है, जब वो कोलैप्स हो जाती हैं तो लोग किस हद तक डिग्रेड हो जाते हैं। सो द बॉयज ग्रेजुअल डिसेंट इनटू सैवेजरी, जिसमें हम लास्टली क्या देखते हैं? साइमन का मर्डर होता है, पिगी का मर्डर होता है। साइमन का मर्डर तो अनइंटेंशनली होता है, राइट? वो आ रहा होता है और सब लोगों को लगता है कि वो बीस्ट है, और उसको राल्फ, जैक सब लोग मिलके मार देते हैं। किसी को पता ही नहीं होता कि वो साइमन आ रहा है। पिगी को जबरदस्ती मारा गया, ठीक है? क्यों? क्योंकि उससे हेट करने लगे थे जैक और उसके हंटर ग्रुप के जो भी लोग थे, ठीक है? और यहाँ पे पिगी की जो डेथ है वो रेशनैलिटी की डेथ दिखाई गई है। पिगी यहाँ पे रैशनल आउटलुक को रिप्रेजेंट करता है, तो जब पिगी की डेथ होती है तो ये एक रैशनैलिटी की डेथ मानी गई है, और धीरे धीरे जो इविल है वो और डोमिनेट करने लगती है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इनर इविल का कितना ज्यादा डोमिनेशन होता है। द आयरनी ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस नॉवेल, बिकॉज वेन
द बॉयज आर रेस्क्यूड। ऐसा माना जाता है कि अब जो इविल है वो खत्म हो गई है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो उन्हें बचाता है वो खुद भी एक वॉर का हिस्सा है। जो व्यक्ति उन्हें बचाता है वो खुद भी एक वॉर का हिस्सा है, और जो वॉर कैसा है, डिस्ट्रक्टिव वॉर है, वर्ल्ड वॉर का वो हिस्सा थे। तो जो कि आयरनी दिखा रहा है सिचुएशन की, कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है वो केवल, जो इविल है वो केवल इस आइलैंड तक ही नहीं सीमित है, बल्कि ये इस दुनिया, इस ह्यूमन वर्ल्ड के एक बड़ी दुनिया का हिस्सा है। Okay, so in this way it can be said that this title is profoundly appropriate and thematically central है ये, और it encapsulate Golding's bleak vision of human nature। गोल्डिंग के ह्यूमन नेचर का जो एक विजन है वो भी दिखाता है, कि उनका कहना है कि इविल इज इनहेरेंट इन मैन एंड सिविलाइजेशन केवल इस इविल को सप्रेस करती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। आप में से बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबरें पढ़ते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी की वजह से किसी ने किसका मर्डर कर दिया, या देर आर सो मेनी केसेस जो कि ब्रुटैलिटी की भी एक मतलब एक अनलिमिटेड ब्रुटैलिटी हम कह सकते हैं दिखाई दिखाई जाती है, ठीक है। एंड द विमेन आर मोलेस्टेड, या बॉयज के साथ भी बहुत बार हम देखते हैं बहुत मोलेस्टेशन होता है, या पेरेंट्स के साथ हम देखते हैं ब्रुटैलिटी दिखाई जाती है। किड्स आर नॉट हैविंग अ काइंड ऑफ रिस्पेक्टफुल फीलिंग फॉर देयर पेरेंट्स, जब उनकी नीड्स फुलफिल नहीं होती है। तो कुछ लोगों का, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, ठीक है। तो कुछ न्यूज़पेपर में आप बहुत सारी ऐसी खबरें पढ़ते हैं जो कि इविल किस हद तक बुरा कर सकती है, या इविल किस हद तक माइंड को डोमिनेट कर जाती है, ये दिखाया जाता है। तो यहाँ पे भी हम इस नॉवेल में भी ये चीज देखते हैं, और ये जो टाइटल है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिमाइंडर ऑफ द डार्कनेस जो कि ह्यूमैनिटी के हार्ट में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, द रियल बीस्ट इज विद इन अस। तो इसको आप लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कीजिए। तो इसको आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, और काफी अच्छे पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेगा एलेग्री के ऊपर, सिविलाइजेशन एंड सेवेजरी आपको कैसे दिख रही है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में। तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। सिविलाइजेशन में रॉल्फ और पिगी के ऊपर, साइमन के ऊपर। सेवेजरी में आप दिखाएंगे जैक के ऊपर, और बीस्ट, या जो बीस्ट जो बच्चे सब ढूंढ रहे थे, जो बीस्ट को, साइमन का एनकाउंटर जो होता है बीस्ट के साथ वो आप बताएंगे। साइमन और पिगी की डेथ होती है, इस पॉइंट्स को आप बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलेग्री ऑफ सिविलाइजेशन एंड सेवेजरी में आपको ये पॉइंट्स को दिखाना है, और ये भी बताना है कि ये आइलैंड एक रिप्रेजेंटेटिव है या एक सिंबल है इस पूरी दुनिया का, स्पेशली वर्ल्ड वॉर के टाइम को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ सिंबल बताने होंगे, कॉन्च सेल, या जो ग्लासेस हैं पिगी के वो आपको दिखाना होगा। कैरेक्टर्स को आप यहाँ दिखाएंगे, और कैसे कैसे सिविलाइजेशन डिग्रेड होती है ये भी दिखाया जाएगा, ठीक है। तो आप एक एक पॉइंट यहाँ पे पढ़िएगा, सारे अच्छे पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए गए हैं ये भी पॉइंटर्स में हैं, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। कोई डाउट है बताइए। आज की क्लास हम फिर यहीं सम अप करते हैं, ओके। ओके, वन मोर पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू, इंफॉर्मेशन। कल आपकी क्लास हो सकता है थोड़ा सा जल्दी चले, और ज्यादा टाइम के लिए भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपको बीच में कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताएंगे, और जो कॉपी चेकिंग है वो मैं आपको ट्यूसडे तक सबमिट करूंगी, ठीक है। जो भी कॉपी चेकिंग होगी वो ट्यूसडे तक सबमिट की जाएगी।